जय हिंद दोस्तों, सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्यान एकेडमी आजमगढ़ पर। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 के संपूर्ण जानकारी के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें यूपी टेट 2026 के सभी सवालों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। साथ ही साथ हम परीक्षा पैटर्न को देखेंगे, आवश्यक दस्तावेज को देखेंगे और आवेदन कैसे करें, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 के संपूर्ण जानकारी के बारे में। यूपी ESSC द्वारा जारी किए गए नए नियम, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न के बारे में। आइए एक एक करके हम सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2026 में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। 2026 में जो बदलाव हुए हैं उसमें 3 प्रमुख बदलाव हैं। सबसे पहले नया आयोग बनाया गया है, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो आपकी बार जो आयोग का नाम हो वो भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अगर इसकी वैधता की बात करें तो अगर आप एक बार यूपी टेट पास कर लेते हैं तो ये प्रमाण पत्र पूरी लाइफ के लिए वैलिड रहेगा, बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, इसमें OTR प्रणाली भी अब लागू कर दी गई है। भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं सब में लगभग OTR प्रणाली लागू है, इसलिए आपको यूपी टेट में भी OTR प्रणाली देखने को मिलेगी। इसलिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कौन से वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इसमें गाइडलाइन दी गई है। सबसे पहले बात करें इसकी जो सूचना आई थी वो कब आई थी, तो ये 20 मार्च को आई थी सूचना। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया था। 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 30 जून को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। 1 मई को आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। 24 घंटे केवल इसमें मिलेंगे अपडेट करने के लिए, सुधार करने के लिए। और यहाँ पे आपकी परीक्षा की भी डेट दे दी गई है दोस्त, 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा तिथि दे दी गई है, जिसमें आप ऑफलाइन यानी OMR के माध्यम से परीक्षाएं होंगी। अब आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे। तो आइए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको पता होगा यूपी टेट में 2 तरह के पेपर होते हैं, एक प्राइमरी लेवल पर होता है, एक जूनियर लेवल पर होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 1 से 5 तक के अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास आप 12th पास होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास DLED होना चाहिए, जिसे हम BTC कहते हैं, या BLED होना चाहिए या DED जिसे हम बोलते हैं। इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप 12th पास नहीं है, ग्रेजुएशन की बात की है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में DLED और BEd होना चाहिए। लेकिन कंडीशन इतना है कि आपको 50% मार्क्स जो है कई जगहों पे लागू किए जाते हैं, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कक्षा 6 से 8 तक के टीचर इसमें बनते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको BEd होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 6 से 8 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए BEd होना चाहिए। यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन होती है। सब पूछते हैं कि सर जो प्राइमरी में जो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और जूनियर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर हम BEd की है तो क्या प्राइमरी का दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आप BEd किए हैं तो आप 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 1 से 5 तक के लिए BEd वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो BEd वालों की कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग में अगर हम बात करें तो 18 से 35 वर्ष की इसमें जो एज लिमिट दी गई है। छूट जो दी गई है OBC को इसमें 3 वर्ष की दी गई है, SC ST को 5 वर्ष की और PW वालों को 15 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक। इसमें प्रयासों की कोई सीमा नहीं दी, मतलब एज लिमिट की कोई, इसमें कितने अटेम्प्ट आप करेंगे उसकी सीमा नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें OTR कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो OTR बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर सुधार भी बहुत जल्दी नहीं होगा। मूल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल द्वारा OTP सत्यापित करना, आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, सारी चीज़ें उसी में होना चाहिए, ठीक है। खासकर प्रयास करिए कि आधार से जो डॉक्यूमेंट्स लिंक हो वही रहे, क्योंकि आपका जो मार्कशीट आती है वो डिजिलॉकर में आती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो आता है पासपोर्ट साइज़
फ़ोटो होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दें कि अंतिम सबमिशन को जो उम्मीदवार है उसका नाम, जन्मतिथि, जनपद ये बदला नहीं जा सकता अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो। आइए देखते हैं क्या क्या शुल्क लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुल्क है आपके सामने, वो अब की बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। पिछली बार दोनों पेपर का उतना लग रहा था, अब की बार एक पेपर का उतना ही शुल्क लिया गया है। ठीक है, इसी को लेके आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो आवेदन शुल्क की प्रति पेपर की बात करें तो जनरल हैं अगर आप, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1000 रुपये एक पेपर के लिए देना होगा। SC ST हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। PW वालों के लिए 300 रुपये दिया गया है। दोनों पेपर में शुल्क जो है दोगुना लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए अगर जो BEd वाले हैं वो तो एक ही पेपर अप्लाई करेंगे, लेकिन जो DLED वाले हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पेपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये एक पेपर का, दो पेपर का 2000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप DLED में है पहले प्राइमरी का देखिए, फिर इसके बाद जूनियर वाला। अगर आपके पास बजट है तो अप्लाई कर दीजिए। पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, तो आप 150 में से कम आपको 60% लाना जरूरी है, अर्थात जनरल वालों के लिए 90 अंक लाना जरूरी है। अगर आप OBC SC ST हैं तो कम से कम 55% यानी 82 से 83 अंक लाएंगे तो यूपी टेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रयास ये करिए आपकी बार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ। ठीक है, कम से कम 90 से ऊपर ही आपके नंबर रहें। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही शानदार पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। परीक्षा का ब्लूप्रिंट है कि 150 का नियम यहाँ पे चलता है, मतलब आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 150 ही अंक रहेंगे और 150 ही मिनट मिलेंगे, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर के रहेंगे और 150 मिनट लेंगे। ठीक, अब इसमें बात करें तो एक प्रश्न में 1 मिनट का समय है। सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ऑफलाइन पेपर होता है, OMR शीट पे आराम से दे सकते हैं, समय पर्याप्त रहता है। इसके बाद पेपर की तुलना हम कर लेते हैं, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर 1 की, तो इसमें ध्यान रखिएगा पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो कॉमन पेपर होता है, बात करें 90 अंक के, 90 अंक के जो पेपर होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा बाल विकास यानी CDP 30 अंक का आता है, और इसमें भाषा आती है। ये सबके लिए कंपलसरी है, कोई भी चाहे प्राइमरी का हो जूनियर का हो, दोनों लोगों की देना ही देना है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसे हम बोलते हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 नंबर का आता है। दूसरा आपका हिंदी 30 नंबर की आती है। ठीक, तो यहाँ से 60 अंक ये हो गए। और तीसरा आपको क्या है, एक लैंग्वेज, इसके अतिरिक्त हिंदी के अतिरिक्त आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी होती है, एक भाषा, जिसमें आप अंग्रेजी चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं या उर्दू चुन सकते हैं। इसमें से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आप हिंदी चुनिए, अंग्रेजी चुनिए, संस्कृत चुनिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिंदी आपकी कंपलसरी है, मतलब हिंदी आपके अनिवार्य है। अंग्रेजी या संस्कृत और उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं। तो 90 नंबर आपके ये हो गए, 30 आपके CDP के, 30 हिंदी के, 30 मान लीजिए अंग्रेजी या संस्कृत के। 90 दोनों पेपर के लिए कॉमन है, चाहे पेपर 1 दीजिए आप, चाहे पेपर 2 दीजिए, दोनों लोगों के लिए सेम है। इसके अतिरिक्त जो प्राइमरी वाले पेपर 1 में है उनको 30 नंबर का गणित देना पड़ेगा, प्राइमरी वाला 1 से 5 तक वाला, और उसमें EVS आता है 30 अंक का। जो जूनियर की बात करें तो जूनियर में 2 पेपर 3 पेपर तो आपके ही रहेंगे सेम। 60 नंबर का जो आप आएगा, गणित और विज्ञान दोनों मिला के 60 नंबर का आएगा। यहाँ पे भी गणित और पर्यावरण था, यहाँ पे गणित और विज्ञान हो जाता है। दूसरा, जो विज्ञान वर्ग वाले नहीं हैं उनके लिए सोशल साइंस आता है, जिससे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, ये भी 60 नंबर का आता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, 60 नंबर का यहाँ पे सोशल साइंस पूछ लिया जाता है। पैटर्न दोनों का सेम है। यहाँ पे 6 to 8 के लिए रहता है, वहाँ पे आपका 1 to 5 के लिए रहता है। अब आगे बात करें कि CDP में क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाल विकास में जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पड़ते हैं। सीखने का सिद्धांत में जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, इन सब की थ्योरी आती है। समावेशी शिक्षा में आता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, विविध पृष्ठभूमि है, बच्चों के पहचान करना है और अधिगम क्षमता वाले बालकों को अच्छे से टीचिंग मेथड बताना होता है। इसके अतिरिक्त आपने अगर BEd BTC किया होगा तो वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, बाल केंद्रित एजुकेशन जो वर्तमान में चल रहा है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल विकास से आते हैं ज़्यादातर सवाल, यहाँ पे जो थिंकर हैं, मतलब जिन्होंने सिद्धांत दिया सीखने का, लर्निंग वाले, इसमें 4-5 लोगों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
समावेशी शिक्षा आता है, शिक्षण विधियाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से भी सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पेपर की बात करें हिंदी में, तो हिंदी में ध्यान रखिएगा, हिंदी के कुछ फिक्स पॉइंट है, जैसे व्याकरण हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, शिक्षण शास्त्र और कुछ ऐसी विधियाँ आती हैं। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव हो गया, वॉइस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। संस्कृत में संधि है, धातु रूप है, शरीर के अंगों का रिश्ता संस्कृत के नाम है उसमें। उर्दू में जो है मशहूर शायर, गज़ल, मुस्नवी, व्याकरण, इस्म, सिफत, ये सब आते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों भाषाओं में शिक्षण के पैडागॉजी भी शामिल है। जैसे शिक्षण के पैडागॉजी मतलब 15 नंबर के लगभग या 10-15 नंबर के हर पेपर में पैडागॉजी भी पूछा जाता है, मतलब हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सीडीपी से लेकर पॉइंट आता है। तो 10-10 नंबर, 15-15 नंबर सीडीपी का ही पोर्शन इसमें जुड़ा हुआ रहता है। कहने तत्व सीडीपी सबसे स्ट्रांग पॉइंट इसमें, सब मिला जुला के अगर सीडीपी को ही देखेंगे तो 60 से 60 नंबर के आसपास सीडीपी आ जाती है। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब 2 सिलेबस और आपके बचे, एक गणित का बचा है, एक ईवीएस का। तो गणित में बात करें तो इसमें जैसे संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम आता है, बीजगणितीय ज्यामिति आती है, व्यावसायिक गणित आती है, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और इसमें पैडागॉजी भी 5 से 10 नंबर की पूछी जाती है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो परिवार है, भोजन है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्राकृतिक संसाधन है, जल है, वनस्पति है, जीव जंतु है, उत्तर प्रदेश का भूगोल और भारतीय संविधान, ये आपके 30 नंबर के ये भी पूछे जाते हैं। ठीक, ये हो गया गणित और ईवीएस, ये प्राथमिक स्तर पर हो गया। जूनियर लेवल की बात करें तो जूनियर में हमने बताया था कि पेपर पैटर्न सेम वही रहता है। इसमें बस आपका क्या होता है कि साइंस और मैथ दोनों एक में पूछी जाती है, 60 नंबर हो जाता है, और एसएसटी वाले को जो है 60 नंबर अलग से हो जाता है। बस पैटर्न दोनों का सेम है, बस लेवल थोड़ा सा बदल जाता है। वो 6 to 8 लेवल से पूछा जाता है और ये 1 to 5 लेवल से पूछा जाता है। तो अगर जूनियर वालों की बात करें, उच्च प्राथमिक वालों की, तो इसमें गणित में परिमेय संख्याएँ हैं, समीकरण, चक्रवृद्धि ब्याज है। विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, जैसे बल, ऊर्जा, रसायन विज्ञान, अम्ल, क्षार, लवण, जीव विज्ञान में मानव शरीर, पोषण, तकनीक, ये सब पूछ लिया जाता है। सामाजिक अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम यानी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों। इसके बाद भूगोल की बात करें, सौरमंडल, वायु, जल, कृषि पूछा जाता है। नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिलेबस बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा है, इतना आसान भी नहीं। बस अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब यहाँ पे परीक्षा के दिन प्रोटोकॉल है, तो परीक्षा के दिन का तो अभी बाद में उसको देख लिया जाएगा। फिलहाल एडमिट कार्ड 30 जून को आ जाएगा। पेपर के टाइमिंग की बात करें, पेपर 2 शिफ्ट में होगा, 9:30 से 12-1 होगा, दूसरा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। दस्तावेज क्या क्या हैं, तो आईडी, पैन, आधार, पैन, ये सब लेके जाना होता है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी टेट से सुपर टेट का सफ़र तय करना है, क्योंकि बिना यूपी टेट दिए आप सुपर टेट तक पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले क्या है, यूपी टेट में कम से कम 90 या 82 अंक लेके आइए, क्योंकि प्रमाण पत्र की वैलिडिटी जो है जीवन में दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आजीवन वैधता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी उसमें यूपी टेट के बिना आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सुपर टेट के दरवाजे तभी खुलेंगे जब आपके पास, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, सुपर टेट के दरवाजे तभी खुलेंगे जब आपके पास यूपी टेट की चाबी रहेगी। ठीक है, तो यूपी टेट की चाबी के द्वारा सुपर टेट के दरवाजे खोले जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते। अब 90 दिनों का प्लान है, हो सकता है कुछ क्लासेज हम लोग अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फेज़ 1 में 30 दिनों का प्लान है, कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकें हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। फेज़ 2 है, अगले 30 दिन तक भाषा, व्याकरण, इन सब चीज़ों पे पीआईक्यू वगैरह जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको शामिल करते हुए अच्छे से रिवीजन कर दीजिए। तीसरा आपका, जब 30 दिन बचते हैं तो आप पर डे जो है 150 मिनट का जो फुल मार्क टेस्ट देना शुरू करिए। कम से कम 1 महीने आप कंटिन्यू मार्क टेस्ट देना शुरू करिए। कहने का तात्पर्य है कि आप जून से जो है मार्क टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अप्रैल में पूरा आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक, जो आपके बाद अप्रैल के बाद जो आपका आता है मई में आप जितने भी PYQ हैं उसको पूरा कंप्लीट करके रिवीजन कर लीजिए एक बार, क्या क्या चीज़ें बच रही है। इसके बाद फिर 150 क्वेश्चंस का मार्क टेस्ट डेली देना शुरू करिए, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्म भरिए, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करिए, क्योंकि हर बार सर्वर डाउन हो जाता है। आइए दोस्त, इसके बाद फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो आपकी 4 कैटेगरी है यहाँ पे, पहले इन 4 चीज़ों को तैयार कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक आपका है यहाँ पे, सबसे पहले पहचान वाले जितने भी
प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए। जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो, ध्यान रखिएगा जो 10th की मार्कशीट में हो वही ज़्यादातर आपके आधार में होने चाहिए, एकदम सेम टू सेम। आधार कार्ड आप अपडेट कर लीजिए, मोबाइल नंबर वही लिंक करिए जो आधार में है, वही वाला नंबर आप ऑन करवा लीजिए, रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लीजिए, ईमेल आईडी आप वही अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वही ईमेल आप यहाँ पे दीजिएगा। शैक्षिक रिकॉर्ड की बात करें, अगर 10th के सर्टिफिकेट, 12th के और ग्रेजुएशन की तीनों सर्टिफिकेट आप कंप्लीट कर लीजिए अपने पास। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएलएड या बीटीसी जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त फ़ोटो और सिग्नेचर, इन सब चीज़ों को स्कैन कर लीजिए, फिर इसके बाद आप आराम से आवेदन करिए। ठीक है, इसके बाद अन्य पॉइंट में क्या है कि ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एक सबसे बड़ी बात कि अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में केवल अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अभी बाद में एक नई नोटिस आई है जिसके द्वारा बीएड, डीएलएड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी कोई भी, अगर उसमें आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, पेपर आपने नहीं दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया, एनरोलमेंट नंबर मिल गया, एनरोलमेंट नंबर डाल के आप फॉर्म भर सकते हैं और ये वैलिड भी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, तो कम से कम एक बार ट्राई कर लीजिए। अच्छा रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं आएगा तो आपके पास मौका दोबारा मिलेगा ही मिलेगा। पेपर 1 की बात करें तो क्लास 1 से 5 तक का होता है, जिसमें डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स है, बीएलएड 4 साल का होता है, इंटर बाद होता है, डीएड भी होता है, स्पेशल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, डीएलएड को बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इसको बोलते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और ये आपका डीएड होता है स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। तो बीएड जो होता है आपका 1 ईयर का होता है या 2 ईयर का, कई जगहों पे अलग अलग होता है। बीएड स्पेशल भी होता है। बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री और जो डीएलएड चाहिए ज़रूरी है, उसी तरह से आपके पास डीएलएड वालों के लिए भी सेम जो है चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं। आप फ़ोटो और सिग्नेचर 2 चीज़ों को यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको अब आप ध्यान रखिएगा। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड को होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर के रेशियो में होना चाहिए, 4.5। ठीक है, फाइल की जो साइज़ है 30 KB से कम होना चाहिए। जब अपलोड करेंगे या फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे। अब एक कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि निवास कब का लगेगा, जात प्रमाण पत्र कब का लगेगा। तो आप प्रयास करिए कि 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए, तो और भी बेटर है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए लास्ट डेट तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके जब तक लास्ट डेट है तब तक आप प्रमाण पत्र कोई भी लगा सकते हैं, चाहे निवास हो चाहे आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो। तो प्रयास ये करिए कि यही रहे इसके बीच में। अगर नहीं है तो निवास आपका ओल्ड भी लग सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो आपके लेटेस्ट में चाहिए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो ओबीसी एसटी वालों के लिए आरक्षण मिलता है, जिसमें 82% यानी 82 नंबर पे ही आपको 82-83 नंबर पे आपको एलिजिबल कर दिया जाता है। दिव्यांग वालों के लिए फीस में छूट दी गई है और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है, ठीक है, तो आपको छूट नहीं मिल सकती, सब लोग जनरल में काउंट होंगे। इसके बाद OTR सबमिट करने से पहले 2 बार चीज़ें आप चेक करें। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, पहले नाम 10वीं में मार्कशीट के अनुसार सही है कि नहीं, जेंडर सही है कि नहीं, जन्मतिथि सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है कि नहीं, गृह राज्य और होम जिला सही है कि नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा यह लॉक होने के बाद ये चीज़ें कभी भी अपडेट नहीं होंगी। अगर ये गलत हो गया तो अपडेट नहीं होंगी। एडिट क्या हो सकता है, जो 1 मई के दौरान विंडो करेक्शन ओपन होगी उसमें एडिट यही होगा। आप व्यवहार यानी एड्रेस एडिट हो सकता है, फ़ोटो और सिग्नेचर एडिट हो सकता है और शैक्षिक विवरण एडिट हो सकता है, लेकिन ये एडिट नहीं होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट वाला जो नाम हो वो नहीं होगा, जेंडर नहीं एडिट होगी, जन्मतिथि नहीं एडिट होगी, मोबाइल नंबर नहीं एडिट होगा, ईमेल आईडी नहीं एडिट होगी। तो ये सब चीज़ें एडिट नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम में चालू हो, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दोनों अपडेट हो, 10वीं 12वीं और इंटर की, मतलब जो 10वीं है 12वीं और ग्रेजुएशन की तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। बीएड या बीटीसी की मार्कशीट होनी चाहिए। फ़ोटो होना चाहिए सफ़ेद बैकग्राउंड कलर जिसका हो 50 KB के आसपास। स्कैन किया हुआ सिग्नेचर 30 KB का अपलोड करना है। जात प्रमाण पत्र यूपी के है तो लगेगा, निवास प्रमाण पत्र है तो यूपी का लगेगा। इसके अतिरिक्त पेमेंट तो आप यूपीआई से कर ही लेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन क्या है, आप ध्यान रखिएगा 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 26 अप्रैल इसको फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है, 1 मई को करेक्शन विंडो ओपन होगी, 2 से 4 जुलाई के बीच में आपका परीक्षा हो जाएगी। तो इंतज़ार ना करें दोस्त, आज ही अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट जितने भी हैं फोल्डर में स्कैन करके रख लें, और आपकी जो एजुकेशन वाली वेबसाइट है, यूपी टेट की वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ से OTR करना उसका नाम है upesc.up.gov.in, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन .up.gov.in पर जाके अपना OTR कंप्लीट करें। इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट कोर्स का सजेशन कर दें, जैसे कि आप कौन से टीचर का कोर्स लेना चाहते हैं, कौन से टीचर का बैच लें, तैयारी करें, तो उसके लिए भी हम एक जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से टीचर का बेस्ट नोट्स आपके पास मिलेगा, कौन से टीचर से आप पढ़ें जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो बने रहिए अगले वीडियो में भी, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।